दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपने इतने सालों से नहीं किया तो जाहिर सी बात है कोई वजह रही होगी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब किया जाना चाहिए तो कर लेना, और नहीं किया जाना चाहिए तो मत करना। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। घटिया, छिछोरा, वाहियात इंसान समय रैना एक शो किया करता है जिसका नाम है इंडिया गॉट वगैरह वगैरह। इसको पब्लिसिटी नहीं देनी है। इस शो में सब कुछ वही बातें होती हैं जो गंदी फिल्मों में दिखाया जाता है। वहां दिखाया जाता है, यहां बोला जाता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिंदुस्तान में आज जिसको देखो वो पॉडकास्ट कर रहा है, मतलब कोई इसको बुला रहा है, कोई उसको बुला रहा है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पॉडकास्ट नहीं करना चाहता। तो एक मीठा लौंडा है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादी, और मैं इस लड़के को मीठा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इसने खुद ही ऑन कैमरा कहा है कि ये मीठा है, इसको लड़के पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं है। इसने खुद ही ऑन कैमरा दुनिया को यह भी बताया कि माल का बहुत बड़ा शौकीन है। अगर ये माल ना ले तो जिंदगी जीना इसके लिए मुश्किल हो जाए। इसने खुद ही ये भी कहा कि ये बीफ खाना पसंद करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये खुद ही ये भी कहता है कि ये बहुत बड़ा सनातनी है। तो आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ड्रामा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये पढ़ रहा था तो फेल हो गया था, इससे पढ़ाई नहीं हो सकी थी। और जब ये फेल हो गया, इससे पढ़ाई नहीं हुई, तो इस भाई ने 2 माइक खरीदे और पॉडकास्ट करने लगा। और जिसको देखो वो इसके पॉडकास्ट में जा रहा है। भाई साहब, ऐसा बॉलीवुड में एक भी लुक्खा नहीं है जो इसके पॉडकास्ट में नहीं गया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को यह लगता है कि अगर ये उनकी फिल्म का प्रमोशन कर देता है तो उनकी फिल्म बहुत फेमस हो जाती है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वरुण धवन भी इसके पॉडकास्ट में गया था। बेबी जॉन का क्या हुआ आपको पता है। उससे पहले अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ भी इसके पॉडकास्ट में गए थे। बड़े मियां छोटे मियां का क्या हुआ आपको पता है। मतलब ना जाने कितनी फिल्में हैं जो इसके पॉडकास्ट पर जाता है, एक्चुअली उसकी फिल्म बर्बाद हो जाती है। हकीकत ये है। तो ये ड्रामा घटिया इंसान रणवीर भी समय रैना के शो पर आया, क्योंकि इसको भी पब्लिसिटी चाहिए थी, इसको भी गंदी बातें करनी थी। और वहां आकर जो इसने बातें की वो ऐसी बातें की जो मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। भाई साहब, हाउ लॉन्ग इज इट? ये वो आदमी है, इतना घटिया इंसान है कि इसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। इसने उस शो पर कहा, एक लड़के से कहा कि क्या तू अपने माँ बाप को बेड में सब कुछ करते हुए देख सकता है, या उनके साथ ज्वाइन करके एक ही बार में उस चीज को खत्म कर सकता है, फिर कभी देखना ही ना पड़े, क्योंकि आप खुद भी अपनी माँ के साथ कर लोगे। आप अंदाजा लगाइए कैसा घटिया इंसान है ये अपनी माँ को किस नजरों से देखता होगा, ये अपनी बहन को किस नजरों से देखता होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और गलती इसकी भी नहीं है। जब ये माल ले लेता होगा तो फिर इसको कहां पता रहता होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो अपनी माँ को किस नजरों से देखता होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हो। वहां इन लोगों के साथ एक पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की भी बैठी थी। भाई साहब, उसने भी ऐसी ऐसी बातें की कि मत पूछिए। 6 इंच का होना चाहिए, मुझे 6 इंच का पसंद है, ये तो वो ना जाने क्या क्या। मतलब उसने भी इतनी घटिया बातें की जिनको एक आम आदमी सुन नहीं सकता। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच? भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है कि मैं पिछले 6 महीने से ये बात कह रहा हूं कि इस तरह का शो नहीं चलना चाहिए। ये जो समय रैना है इसको जेल में डालिए, इसके शो को बंद कीजिए। ये हिंदुस्तान के नाम को बर्बाद कर रहा है, सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, ये हिंदुस्तान में गंदगी फैला रहा है। क्योंकि जब राखी सावंत आई थी तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था इस शो में। जब उससे पहले पूनम पांडे आई थी तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था इस शो में। कहने का मतलब यह है कि इस शो में गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये शो चल रहा है। YouTube इस शो को दिखा रही है, आप अंदाजा लगाइए। YouTube इंडिया जो ये कहती है कि वीडियो में एक गाली भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो इसका शो कैसे दिखाती है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। आप यकीन कीजिए, अगर मैं इस वीडियो में एक गाली दे दूं तो भाई साहब फौरन ही स्ट्राइक आ जाएगा। लेकिन YouTube इंडिया को समय रैना के शो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शो धड़ल्ले से चलाया जाता है, दिखाया जाता है। तो हकीकत यह है
कि इस खेल में 2-4 लोग शामिल नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये सब लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन पहली दफा सोसाइटी में हड़कंप मचा। हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि वाकई ही हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। वाकई ही समय रैना और रणवीर जैसे लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो खड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका यूट्यूब चैनल सस्पेंड होना चाहिए, इनका इंस्टा अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए, इनका सभी सोशल मीडिया सस्पेंड होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जो हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के सभी नेताओं का इंटरव्यू ये कर चुके हैं। इस रणवीर को पीएम मोदी जी भी अवार्ड दे चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस घटिया इंसान पर एफआईआर होगा, क्या यह घटिया इंसान अरेस्ट होगा, क्या समय रैना अरेस्ट होगा, क्या वो लड़की अरेस्ट होगी। होना तो यही चाहिए कि इन पर केस होना चाहिए, इन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए और इनको कम से कम 1-1 महीना जेल में रहना चाहिए। फिल्म स्काई फोर्स में एक चमगादड़ जैसे दिखने वाले नए हीरो वीर पहाड़िया को लॉन्च किया गया है और जिस दिन से फिल्म रिलीज हुई है उस दिन से इस चमगादड़ का मजाक बनाया जा रहा है। इसके ऊपर एक से बढ़कर एक रील बन रही है, ऐसी ऐसी फनी रील्स बन रही है कि देखकर मजा आ जाता है। वीर ने अपने इंटरव्यू में खुद ही कहा कि कुछ बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और वो मेरे मुंह पर मुझे कहते हैं कि तू एकदम शिट दिखता है, तू हीरो दिखता ही नहीं है, तू बिल्कुल बेकार है, तुझे हीरो बनना ही नहीं चाहिए। But I have people who are working in this industry closely telling me movie is shit, you are not good enough. वीर भाई वो बिल्कुल सच कहते हैं। हकीकत में तू पापड़ चमगादड़ दिखता है, तू हीरो नहीं दिखता मेरे भाई। तुझे जिसने भी बताया है बिल्कुल झूठ बताया है। अगर तुझे किसी ने कहा है कि आलिम हाकिम से ये विग लगाने के बाद तू बहुत हैंडसम दिखता है तो वो महामक्कार है, महा झूठा है। उसने आपका मामा बनाया है, आप बात को समझो। और वीर भाई एक ये लड़का है जो बिल्कुल तेरे ही जैसा दिखता है, इसने तेरे ऊपर एक रील बनाया है, जरा ये देख ले। आप यकीन करो आप इसकी 100% कॉपी हो। पता है आप कौन सी मूवी देखने जा रही हैं? आप कौन हो भैया? अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खराब हो यार आप। वीर ने आगे अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए आया है और वो बनकर ही रहेगा और वो केआरके को गलत साबित कर देगा। एक दिन केआरके को ये कहना पड़ेगा कि वीर ने उसको गलत साबित कर दिया है। I have come here to leave a legacy. I have come here to inspire people. I have come here to put a smile on their face. Sure. People will always talk bad. I'm not here to make everyone happy. I want them to say that, oh no, you proved us wrong. अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। मेरे भाई आपसे पहले बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे तुर्रम खान आए हैं जिन्होंने केआरके को गलत साबित करने की कोशिश की है। वो भले ही बटला वरुण धवन हो, वो भले ही इमरान खान हो, इमरान हाशमी हो, हरमन बावेजा हो, वो भले ही आदित्य राय कपूर हो, वो भले ही सुनील दर्शन का बेटा हो, वो भले ही अब्बास मस्तान का बेटा हो, वो भले ही बेचारे सन्नी देओल के 2 बेटे हो, वो भले ही भाग्यश्री का बेटा हो और ना जाने कितने। भाई साहब सबका कैरियर खा गया हूं मैं, आप यकीन कीजिए। सब अपने घर बैठे हुए हैं, सबकी रेल बना दी भाई साहब, और आपकी भी रेल में बना चुका हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केआरके को गलत साबित कर दोगे तो ये होगा नहीं भाई साहब। ये ना कभी पहले हुआ, ना अब होगा, ना कभी आगे चल के होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि केआरके दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक है, होता वही है जो केआरके कहता है। आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले लड़के जुनैद की भी एक फिल्म रिलीज हुई है लोयापा, जो बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है। लेकिन फराह खान इस लड़के को अपने घर पर लेकर के गई और अपने कुक से मिलाया और अपने कुक से पूछा कि ये कौन है, पहचान सकते हो? फराह के कुक ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये अमिताभ बच्चन साहब का बेटा है। मालूम है ये कौन है? लंबाई से तो लगता है कि अमिताभ बच्चन सर के बच्चे हैं। तो फराह ने कहा कि नहीं नहीं, ये अमित जी का बेटा नहीं है, ये आमिर खान का बेटा है। ये आमिर खान के बेटे। तो फराह के कुक ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? आमिर खान तो टिंगू है, उसका बेटा इतना लंबा कैसे हो सकता है? और फराह ने कहा कि चुप रहे, ये क्या बकवास कर रहा है?
है। आमिर खान तू मेरे को मरवाएगा, सच्ची मेरी दोस्ती आप तोड़वाएगा ये आदमी सब जगह से। आप सोचिए, मतलब फरहान ने ये सब कुछ ड्रामा किया है एक्चुअली जुनैद को बर्बाद करने के लिए, जुनैद की पोजीशन खराब करने के लिए, जुनैद का कैरियर तबाह करने के लिए। अगर फरहान को ये बात छुपानी थी तो फरहान ने ये वीडियो रिलीज क्यों किया, दुनिया को क्यों बताया कि देखो जुनैद का उसके कुक ने इस तरह से मजाक बनाया। तो ये है बॉलीवुड भाई साहब। देश में आज कुछ ऐसे चैनल चल रहे हैं जैसे कि उल्लू, ऑल्ट, शेमारू, ये 25-25 लाख में फिल्में बनाते हैं, गंदी फिल्में, और उनको दिखाते हैं। यही इनका धंधा है, इन्हीं फिल्मों से पैसे कमाकर ये अपना घर चला रहे हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में सैकड़ों लड़कियां एडल्ट स्टार बन चुकी हैं। उन्हीं में से एक लड़की ये है, जरा देख लीजिए क्या कह रही है। मैंने प्रॉपर पॉर्न किया है, अनकट कभी किया ही नहीं है। प्रॉपर पॉर्न किया? ये बिल्कुल क्लियर कह रही है, इसको बिल्कुल कतई कोई शर्म नहीं है कि भाई मैं ढके छुपे कुछ सीन नहीं करती हूं, मैं तो सीधा एडल्ट फिल्में ही करती हूं, बात खत्म। जिसको जो करना है कर लीजिए। हकीकत यह है कि पुलिस को फौरन ही एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर FIR करनी चाहिए, इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, किसी को बिल्कुल पड़ी नहीं है कि देश में आज की तारीख में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सोसाइटी किस तरह से बर्बाद हो रही है, इससे किसी को आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं है। और इन लड़कियों ने ये कहां से सीखा? इन लड़कियों ने ये सीखा सन्नी लियोनी से। अगर सरकार सन्नी लियोनी को हिंदुस्तान में ना रहने देती, सरकार सन्नी लियोनी को डिपोर्ट कर देती, तो आज हिंदुस्तान का इस तरह से बुरा हाल ना होता। आज हिंदुस्तान के बच्चे ये घटिया हरकतें ना कर रहे होते, ये घटिया चीजें ना सुन रहे होते, ना देख रहे होते। इस लड़की की तरह ही एक लड़का भी है, ये भी एडल्ट फिल्मों का सुपरस्टार है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है और इससे क्या सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। What's your favorite position? Oh, missionary. Easy, peasy, anytime, anywhere. Missionary. If there's a good mirror, doggy. I used to enjoy reverse cowgirl a lot. Yeah. But देख लिया आपने, ये लड़का बहुत ही प्राउड फील करके कह रहा है कि ये एडल्ट फिल्मों का सुपरस्टार है और इसको इसमें जरा भी कोई शर्म नहीं है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है आज की तारीख में। मुझे बताइए, अब जरा आप सोचिए कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान का क्या हाल हो जाएगा। हिंदुस्तान में 10 साल के बाद क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि नेता सिर्फ पैसे बनाने में बिजी हैं। नेताओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है। नेताओं को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि उनको तो अपने पैसों से मतलब है। और यही वजह है कि आज की तारीख में देश का यह हाल हो गया है। देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। आमिर के भालू जैसे बेटे की फिल्म रिलीज हुई है तो जाहिर सी बात है इसने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मीडिया के सामने आया है, और उनमें से कुछ चीजें मैंने नोटिस की है, जरा आप भी देख लीजिए। ये सिर्फ 2 लाइंस कहता है, फिर 2 लाइंस के बाद बावलों की तरह हंसता है। मैं 3 व्हीलर में जा रहा था मैं जा रहा था तो आमिर आया, वो गाड़ी में था, उसने शीशा खोला, बोला हाय हाय जुनैद, वो चला गया फिर मैं चल दिया। तो 3 व्हीलर वाले ने मुझसे पूछा आप आमिर खान को जानते हो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब है, ये लड़का मेंटली ठीक नहीं है। तो एक्चुअली आमिर खान को इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, इसका इलाज कराना चाहिए, बजाय इसको हीरो बनाने के। आमिर भाई थोड़ा तो खौफ खाइए, अपने बच्चों की हालत देखिए। आपकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब, आपका बेटा मेंटली डिस्टर्ब, और आप भी किसी डिस्टर्ब आदमी से कम नहीं हो। तो कुछ तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, कुछ तो ख्याल कीजिए भाई साहब। बॉलीवुड में एक पुराने जमाने की हीरोइन है नेहा शर्मा, बेचारी टोटली फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल कैरियर बर्बाद हो चुका है। आज की तारीख में इसको कोई OTT फिल्मों में भी नहीं लेता, टीवी सीरियल में भी नहीं लेता। तो जाहिर सी बात है बेचारी क्या करे, नए नए बॉयफ्रेंड्स ढूंढती रहती है। 1 महीना पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये एक फॉरेनर को कैमरामैन के सामने लेकर के आई थी, उनको बताया था कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। उससे कुछ दिन पहले ये एक और फॉरेनर को लेके आई थी मीडिया के सामने और मीडिया से कहा था कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए अंशुल के साथ।
ये लड़का दिल्ली का है, अंशुल, और गाने बनाया करता है। आजकल नेहा इस भाई के साथ घूम रही है, यानी कि नेहा का सिर्फ यही काम है कि हर 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज करना है। ये लड़की बिना बॉयफ्रेंड के रह नहीं सकती। आप जरा सोच कर देखिए, अगर कोई लड़का हर 2-3 महीने में गर्लफ्रेंड को चेंज करे तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है मैं तो नहीं कहूंगा, आपको जो कहना है आप जानो। 9 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सनम तेरी कसम। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ था सिर्फ 10 करोड़ रुपए, यानी कि वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। 9 साल के बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया और इस फिल्म ने सिर्फ वीकेंड में बिजनेस किया 3 दिन में 15 करोड़ रुपए का, यानी कि जितना बिजनेस उसका लाइफ टाइम में पहले हुआ था उतना बिजनेस इस फिल्म ने सिर्फ 2 दिन में किया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक फिल्म 9 साल के बाद रिलीज होती है और 30-40 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो वो फिल्म हिट मानी जाएगी, सुपर हिट मानी जाएगी, एक्चुअली हिट नहीं मानी जाएगी। और आप यकीन कीजिए ये फिल्म OTT पर भी रिलीज हो चुकी है, टीवी पर भी आ चुकी है, ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इसके बावजूद भी लोग इस फिल्म को थिएटर्स में देखने गए, अपना टाइम खर्च किया, अपने पैसे खर्च किए और इस फिल्म को देखा, और ये फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। बस ऐसी ही चीजों की वजह से बॉलीवुड चल रहा है। बॉलीवुड में कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। राज कपूर जैसे फिल्म मेकर्स भी ये बात कहकर चले गए हैं कि पब्लिक को कोई नहीं समझ सकता, पब्लिक के दिमाग में कब क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, पब्लिक किस फिल्म को लाइक करेगी किसको नहीं करेगी ये किसी को नहीं पता। और ये इस बात का सबूत है कि जब एक फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है तो उस फिल्म को पब्लिक थिएटर में देखने क्यों जा रही है, कोई बता सकता है? दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। भले ही किसी आदमी ने जिंदगी भर फिल्मों का बिजनेस किया हो, वो भी इस बात को नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस फिल्म में एक काला पीला सड़ा सा हीरो है जिसका नाम है हर्षवर्धन राणे, और इस फिल्म के इस बिजनेस को देखकर हर्षवर्धन हवा में उड़ रहा है। उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका, और अगर किसी निर्माता ने गलती से इसको अपनी फिल्म में ले भी लिया तो फिल्म बनेगी, रिलीज होगी, डिसास्टर हो जाएगी, जैसे कि पहली इसकी फिल्में डिसास्टर होती आई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे राजकुमार की जब स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट हो गई थी तो राजकुमार को लगा कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन जब अगली फिल्म रिलीज हुई तो डिसास्टर हो गई। जाहिर सी बात है लोग स्त्री 2 को राजकुमार के लिए तो देखने गए नहीं थे, और लोग इस फिल्म को इस भाई के लिए तो देखने जा नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये बॉलीवुड है, यहां कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली अगर एक फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है तो उसका फायदा हीरो को मिलना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। अगर ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है तो ये इस हीरो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के साथ 2 और भी पुरानी फिल्मों को रिलीज किया गया था, पद्मावत, बरेली की बर्फी। दोनों फिल्मों को कुत्ता भी देखने नहीं गया। आप यकीन कीजिए डेली का कितना बिजनेस हुआ, 2 लाख 3 लाख रुपए। इसी फ्राइडे को हिमेश की फिल्म बैड एस रवि कुमार भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, तकरीबन 10 करोड़ रुपए का वीकेंड किया। इसका मतलब यह है कि ये फिल्म कम से कम 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी लाइफ टाइम। इसका मतलब यह है कि जो हिमेश का पैसा लगा वो रिकवर हो जाएगा। और इसी फ्राइडे को आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले लड़के की लौयापा यानी कि चुतियापा फिल्म भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ है 3 करोड़ का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 6 से 7 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए जब यह फिल्म बनी होगी तो जो खाने का बिल आया होगा वो भी इस फिल्म ने रिकवर नहीं किया, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। केजरीवाल बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ही होशियार आदमी है। इस आदमी ने की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाया था और भाई साहब को इसी आदमी ने इलेक्शन हरवाया था। उसी वक्त इस आदमी ने यह भी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा। और आपको पता है कि इसने अपने बच्चों की भी कसम तोड़ी, अपने माँ बाप की भी कसम तोड़ी, ये पॉलिटिशियन भी बना, इलेक्शन भी लड़ा, दिल्ली का सीएम भी बना और फाइनली हार भी गया। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। और आप यकीन कीजिए ये बहुत अच्छा हुआ कि ये हार गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है। अगर इतने झूठे आदमी को बढ़ावा दिया जाता तो भाई साहब ये पब्लिक को हमेशा के लिए बेवकूफ समझ लेता और आगे ये और बड़े बड़े झूठ बोलता। अब इसकी सरकार बची है पंजाब में, जो तुक्के से ये जीत गया था। आने वाले इलेक्शन में वो सरकार भी चली जाएगी। वहां पंजाब में बीजेपी तो नहीं जीतेगी, लेकिन 100% कांग्रेस जीत
जाएगी। और जिस दिन कांग्रेस वहां जीती उस दिन इस भाई का पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सियाना आदमी है, बहुत होशियार आदमी है, ये आदमी किसी भी मौके को चूकेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं आज प्रेडिक्शन करता हूं कि उसके बाद ये भाई बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है कुणाल कोहली, जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना चुका है जैसे कि हम तुम, फना वगैरह वगैरह। कुणाल कोहली की एक फिल्म 11 फरवरी को हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लंदन में शूट किया गया है और इस फिल्म के निर्माता हैं मोहन नादर। इस फिल्म में अमरीश पुरी के पोते वरदान पुरी को लॉन्च किया जा रहा है और शेखर कपूर की बेटी कावेरी कपूर को भी लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म का नाम है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी। आप भी इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। वैसे तो बॉलीवुड में खुद को सुपरस्टार मानने वाले ना जाने कितने एक्टर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हवा में उड़ने वाला लड़का है जिसका नाम है विक्रांत मैसी। जब से इसकी फिल्म 12th फेल ने वो पैसे रिकवर किए हैं जो उस फिल्म को बनाने में लगे थे, तब से ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मान रहा है। और उसके बाद से अब तक जितनी फिल्में भी इसकी रिलीज हुई हैं, सब की सब डिसास्टर रही हैं। विक्रांत मैसी और सनाया कपूर की एक फिल्म बन रही है जिसको दो नए लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है मानसी बागला और वरुण बागला। तो एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही थी। उत्तराखंड के सीएम की बेटी आरुषि निशांक को भी हीरोइन बनने का शौक है। उसकी मुलाकात कहीं इन दो झूठे मक्कारों से हो गई। इन्होंने उसको कहा कि भाई तू हमारी फिल्म में 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दे और तुझे हम इस फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन बना देंगे। आपको तो पता ही है बॉलीवुड वाले कितने झूठे हैं, मक्कार हैं, कितने बड़े फ्रॉड हैं। तो जाहिर सी बात है वो लड़की इनके बातों में आ गई और उस लड़की ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई ठीक है, मैं इतने पैसे लगा रही हूं और मेरा फिल्म में रोल होगा। अगर ये रोल अच्छा ना हुआ तो मैं रोल नहीं करूंगी और आप मेरे पैसे मुझे वापसी कर दोगे। अब इन दोनों झूठे मक्कारों ने उस लड़की को यह नहीं बताया कि हमारी फिल्म की शूटिंग कब तक होनी है। इन्होंने उसको बताया कि हमारी फिल्म की शूटिंग तो पूरी यहीं होनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम यहीं हैं। तो उस लड़की के 4 करोड़ रुपए में जितनी शूटिंग हुई उतनी शूटिंग करके ये वहां से भाग आए, उसको बिना बताए। इनके पास अपने पैसे तो थे नहीं फिल्म में लगाने के लिए, तो जाहिर सी बात है जितने उस लड़की ने दिए उतनी इन्होंने शूटिंग कर ली। अब इसके बाद आरुषि ने इनसे पूछा कि भाई आप मुझे बिना बताए चले गए, मेरे रोल का क्या हुआ और मेरे पैसों का क्या है। तो इन्होंने कुछ दिनों तक तो उसको रिप्लाई किया, उसके बाद रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब जबकि वो लड़की उत्तराखंड के एक्स सीएम की बेटी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी वहां पावर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी ही नॉर्मल लड़की है और उसको आप चीट कर लोगे और कुछ होगा नहीं। तो उस लड़की ने इन दोनों के खिलाफ उत्तराखंड में एफआईआर करा दी है और जो एफआईआर हुई है वो बहुत ही खतरनाक धाराओं के अंदर हुई है। उस एफआईआर में धाराएं लगाई गई है एक्सटॉर्शन की, चीटिंग की, फ्रॉड की। कहने का मतलब यह है कि अब इन दोनों का अरेस्ट होना पक्का है, इनको जेल जाना पड़ेगा। और भाई साहब ये धाराएं ऐसी है कि शायद 2-4 महीने बेल भी ना हो। तो जब से विक्रांत मैसी ने अपने आप को सुपरस्टार मानना शुरू किया है, जब से इसने हवा में उड़ना शुरू किया है, तब से इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। अर्जुन भैंसे की एक फिल्म आ रही है, वो तो आप जानते ही हो कि इसकी फिल्म का क्या होगा। लेकिन कमाल यह है कि उस फिल्म का एक प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया गया और वो प्रमोशन सॉन्ग है दूसरे भैंसे बादशाह का और गाना इन दोनों पर ही फिल्माया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि एक ही स्टेज पर 2 भैंसे नाच रहे हैं तो लोगों को वो गाना कैसे पसंद आएगा। तो हुआ वही जो होना चाहिए था, गाना सुपर डुपर डिसास्टर हो गया और जब गाना तक नहीं चला तो फिल्म का क्या होगा वो तो आपको पता ही है। और वैसे भी भैंसे की फिल्म कौन देखने जाएगा? अगर भैंसा फ्री टिकट भी देगा, आने जाने के लिए पैसे देगा, पॉपकॉर्न देगा, कोल्ड ड्रिंक भी देगा, तब भी कोई भैंसे की फिल्म देखने नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है भैंसे की फिल्म कैसे चलेगी भाई। बॉलीवुड में एक बालों की दुकान डायरेक्टर है इम्तियाज। ये भाई किसी ना किसी को फंसाता रहता है, कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। अब इस भाई ने नेटफ्लिक्स वालों को फंसा लिया है। ये एक सीरीज बना रहा है और उस सीरीज में बॉलीवुड के जो महा फ्लॉप लोग हैं उनको लिया गया है, जैसे कि अर्जुन रामपाल, अविनाश तिवारी, आदिति हैदरी वगैरह वगैरह। बताइए इनके घर वाले इनकी फिल्में नहीं देखते तो कोई इनकी सीरीज को क्यों देखेगा, आप मुझे बताइए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बालों की दुकान इम्तियाज बहुत ही होशियार आदमी है, किसी ना किसी को फंसाता रहता है, पैसे हड़ता रहता है और इसके माल का शौक पूरा होता रहता है। तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो सीरीज चलेगी या नहीं चलेगी, इसको इतने पैसे मिल जाएंगे कि ये 1 साल तक माल लेता रहेगा, ऐश करता रहेगा, बात खत्म। कसम रावण की शाहरुख खान की फिल्म डंकी को फिर से रिलीज किया जा रहा है।
क्योंकि आपको पता है आजकल अमेरिका में बहुत भारी बवाल हो रहा है कि जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से गए हैं उनको वापसी भेजा जा रहा है। इंडिया के भी 205 लोगों को अरेस्ट करके वापसी भेज दिया गया है। बाकी सभी दुनिया के जितने देशों के भी लोग वहां इलीगली गए थे उन सबको पकड़कर वापसी भेजा जा रहा है। तो यानी कि आज की तारीख में इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है और डंकी का जो सब्जेक्ट है वो यही है। यही वजह है कि फिल्म डंकी को फिर से रिलीज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे थिएटर में। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसने बेचारे ने खुद को गोली मार ली थी। मुंबई एक ऐसी जगह है कि वहां जो रह लिया वो दुनिया में कहीं भी चला जाए फिर वापसी मुंबई ही आता है। मुंबई की हवा में कुछ ऐसा खिंचाव है, कोई ऐसी चीज है कि जो आदमी मुंबई रह लिया उसको मुंबई जाना वापसी जरूरी है। बॉलीवुड में एक हीरोइन हुआ करती थी जिसका नाम है सेलिना जेटली। ये लड़की मुंबई छोड़कर 10-15 साल बाहर रही लेकिन फाइनली मुंबई वापसी आ गई है। अब इसका कहना यह है कि अब मैं फिल्मों में काम करूंगी, अब मैं मुंबई में ही रहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि जो मुंबई में रह लिया उसको वापसी मुंबई आना ही पड़ता है। ममता कुलकर्णी भी मुंबई छोड़कर चली गई थी, उसको भी 20 साल के बाद वापसी आना पड़ा। अब वो भी मुंबई में है, उसको भी मुंबई में ही रहना है। और ममता की तो जन्मभूमि भी मुंबई ही है। तो जो आदमी जहां जन्म लेता है मरने से पहले वो वहां वापसी जरूर आता है, क्योंकि हर आदमी जहां पैदा हुआ है वहीं मरना चाहता है। ये इंसानी फितरत है। ऊपर वाले ने हर आदमी को इस तरह से बनाया है कि वो जहां पैदा हुआ है वहीं मरना चाहता है, कहीं और मरना नहीं चाहता। तो एक्चुअली यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जिनकी वजह से मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जो रात को बहुत ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, सड़क पर सोते हुए लोगों को मार दिया था, कुचल दिया था और फिर अदालत में जाकर पता चला कि वो गाड़ी तो खुद ब खुद चल रही थी। प्रियंका चोपड़ा के मीठे भाई की दोबारा शादी हो गई है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये मीठा है तो दूसरी शादी कितने दिन चलेगी किसी को पता नहीं है। लेकिन इस शादी से दुनिया को ये पता चल गया है कि बॉलीवुड वाले आज की तारीख में प्रियंका को कोई भाव नहीं देते। बॉलीवुड में से कोई भी प्रियंका के भाई की शादी में आया ही नहीं। यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा राजा मौली की एक फिल्म में छोटा सा रोल कर रही है, उस फिल्म की यूनिट में से भी कोई नहीं आया प्रियंका के भाई की शादी में। क्योंकि प्रियंका परिणीति की शादी में नहीं गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद परिणीति चोपड़ा भी इस शादी में नहीं आएगी। लेकिन परिणीति कुछ घंटों के लिए इस शादी में आई, लेकिन बिना मन के आई। परिणीति ने कोई भी फोटो पोस्ट नहीं किया शादी का, किसी के साथ फोटो क्लिक भी नहीं कराया, बस थोड़ी देर के लिए खाना पूर्ति करने के लिए आई अपने हस्बैंड के साथ और चली गई। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि बॉलीवुड में सिर चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो उसको कोई नहीं देखना चाहता। और आज की तारीख में पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा ढलता सूरज है। तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में शादी है या नहीं है। बॉलीवुड वालों को उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है। भाई बॉलीवुड वाले उससे मतलब क्यों रखेंगे? डूबते सूरज के साथ दोस्ती क्यों करेंगे? यही वजह है कि बॉलीवुड वाला कोई भी प्रियंका के भाई की शादी में नहीं आया। लुधियाना की एक अदालत ने सोनू सूद के खिलाफ वारंट जारी किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं होने वाला। सोनू सूद जाएगा, अदालत में हाजिर होगा, बात खत्म, टाटा बाय बाय, लव यू। ज्योति देशपांडे ने साबित कर दिया है कि वो मदर ऑफ फेक कलेक्शंस है। जो ज्योति पांडे ने किया बॉलीवुड में रहकर वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ज्योति पांडे ने ये चलन चालू कर दिया है बॉलीवुड में कि अगर किसी का 1 करोड़ रुपया बिजनेस हुआ है तो वो 5 करोड़ बता सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योति पांडे ने चालू किया है। आज की तारीख में बिल्कुल नहीं रहा कि भाई किसी फिल्म का क्या बिजनेस हुआ है, कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है। एक तरह से कहा जाए तो ज्योति ने बॉलीवुड का बहुत भारी नुकसान कर दिया है। आने वाले वक्त में ये किसी को पता नहीं चलेगा कि किस फिल्म का क्या बिजनेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ज्योति पांडे इतना पैसा बना रही है, इतना पैसा कूट रही है भाई साहब, कि उसके पास आज की तारीख में कम से कम 500 से 1000 करोड़ रुपए हैं। अगर अंबानी उसको निकाल भी देंगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ज्योति आराम से जाके लंदन में ठाट की जिंदगी बिताएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टर अनुराग बासु की एक फिल्म बनने वाली है जिसमें हीरो है कार्तिक आर्यन और इस फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार। और बताया जा रहा था कि इस फिल्म में हीरोइन है तृप्ति डिमरी, बांटने वाली, मिठाई बांटने वाली, गंदा दिमाग, गंदी सोच,
रोज मिठाई बांटती है वो लड़की, मैं बता दूं तुम्हारे को। लेकिन आज एक कमाल की खबर आई है। वो खबर ये है कि इस फिल्म की हीरोइन तृप्ति नहीं है। इस फिल्म की हीरोइन तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार श्रीलीला है। और मुझे ऐसा लगता है कि तृप्ति को इस बारे में बताया भी नहीं गया। तृप्ति को चुपचाप इस फिल्म से निकाल दिया गया और श्रीलीला को ले लिया गया। तो मेरे ख्याल में जैसे ही तृप्ति को यह पता चलेगा कि वो इस फिल्म में नहीं है, भाई साहब वो जबरदस्त भड़केगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भूषण की और तृप्ति की बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, और शायद ना भी हो। उसकी वजह यह है कि भूषण की और कई फिल्मों में तृप्ति एक्ट्रेस है, जैसे कि बॉर्डर 2 में भी वही एक्ट्रेस है, एक और फिल्म बन रही है उसमें भी वही एक्ट्रेस है। तो मुझे लगता है तृप्ति को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी भूषण साहब की कई एक फिल्में हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा था। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।